किस्मत के पत्ते बाब नंबर 15। वो आंखों पे बाजू रखे लेटी थी। दफतन दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने आंखों से बाजू नहीं हटाया, उसी तरह लेटी रही। दरवाजा खुलने की आवाज आई और फिर चलते कदम। आने वाले ने आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे हटाए। उसे बंद आंखों से भी सूरज की रोशनी छनकर खुद पे पड़ती महसूस हुई थी। हया, उठ जाओ बेटा, तबीयत कैसी है? उसने सबीन फुप्पो की आवाज सुनी और फिर बेड की पायंती के पास दबाव महसूस हुआ, जिससे वो उधर बैठ गई थी। बुखार तुम्हारा उतरा? उन्होंने झुककर उसके माथे को छुआ। हया ने बाजू आंखों से हटाया और खाली खाली निगाहों से उनको देखा। शानों पे दुपट्टा लिए, बाल कैचर में बांधे, वो वैसी ही थी, पुरसुकून, साबिर, ठंडी। मैं ठीक हूँ, वो कहनी के बल जरा सी उठी, नकाहत पजमुजदगी, जैसे जिस्म में जान ही ना रही थी। और तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है? नताशा कह रही थी। अभी बैंडेज लाती है। ये बैंडेज तो बिल्कुल खराब हो गया है। उन्होंने हौले से उसके पैर के अंगूठे को छू कर कहा, जिस पे लगी पट्टी अब पुरानी और खस्ता हो चुकी थी। हया तकिए के सहारे बैठी इसी तरह उन्हें देखती रही। जहान तुम्हारे साथ था? उन्होंने नरमी से पूछा। जब से वो वापस आई थी इतनी बीमार हो गई थी कि फुप्पो से बाकायदा बात अब हो पा रही थी। उसने गर्दन को इस बात में जुम्बुश दी। गले में आंसुओं का फंदा सा पड़ने लगा था। फिर और इस फिर के आगे सारे ख्वाब खत्म हो जाते थे। उसकी आंखें डबडबा गईं। मैं नहीं जानती फुप्पो, हम साथ थे, वो कहने लगी तो आवाज बहुत बोझल थी। उस रात आसमान पे बादल थे और चांद नहीं था, तारे भी नहीं थे। वो आगे जा रहा था। मैंने उसे रोकना चाहा, मना भी किया, मगर उसने मेरी नहीं मानी। वो चला गया और फिर वो रुकी और पलक झपकी तो आंखों से आंसू रुखसार पे लढ़कने लगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, मगर वो वापस नहीं आया। कमरे में चंद लम्हे के लिए बहुत जल्द से खामोशी हुई। फुप्पो के चेहरे पे वही सुकून, वही ठहराव था। क्या उसे इसी वक्त आना था? नहीं, उसने कहा था कि मंगल वाले दिन कि वो मंगल को ही आ जाएगा। तो अभी मंगल में कुछ दिन है ना, वो आ जाएगा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हया ने नफी में सर हिलाया। वो नहीं आएगा, वो मुश्किल में है। मैं नहीं जानती कि वो ठीक भी है या नहीं, मगर वो मुश्किल में है। शायद जख्मी हो, शायद गिरफ्तार हो, और शायद इससे आगे फिक्र टूट गया, दिल भी साथ ही टूट गया। अगर उसने कहा था आएगा तो वो जरूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है। उन्होंने जैसे दिलासा देते हुए उसके हाथ के पुष्ट से थपका। वो उन्हीं भीगी निगाहों से उनका पुरसुकून चेहरा देखती रही। मैं समझती थी कि आप में और मुझ में बहुत फर्क है फुप्पो। आप सब्र से इंतजार करने वाली औरत है, मगर मैं चीजें अपने हाथ में लेकर जहान के साथ चलने वाली औरत हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि तकलीफ हम दोनों के हिस्से में बराबर आएगी। आप जाहिर नहीं करती और मैं छुपा नहीं सकती, बस यही फर्क है। बेयकीन ना हो बेटा, अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, अच्छा ही होगा। उन्होंने नरमी से उसका हाथ दबाते हुए कहा। वो सर भी ना हिला सकी। अजीब बेयकीनी सी बेयकीनी थी। दरवाजा जरा सी दस्तक के साथ खुला। फुप्पो और हया ने एक साथ उस समत देखा। नताशा दरवाजे में खड़ी थी। हया बदवक्त फीका सा मुस्कुराई और आंसू हथेली के पुष्ट पे साफ किए। हया, क्या तुम उठ गई हो? मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लाई थी, वो खराब हो चुका है, उसे उतार देते हैं। नताशा रसान से अंग्रेजी में कहती हुई अंदर आई और छोटा सा बॉक्स बेड पे हया के पैरों के पास रखा। फुप्पो उसको जगह देने के लिए उठ गई तो वो वहीं फुप्पो की जगह पे बैठ गई। क्या हुआ था तुम्हें? इतने जख्म कैसे आए? वो अब हया की अटी से बैंडेज उतारते हुए बोली थी। लहजा ना ज्यादा मुतफक्कर था, ना ज्यादा सर्द। पता नहीं वो उसे अच्छी लगती थी या बुरी। वैसे तो वो बेजरर सी थी, अलबत्ता उसका लिबास। अल्लाह अल्लाह, इस सारी परेशानी में भी हया के जहन में आया था कि ये इस तरह स्लीवलेस टॉप और कैपरी में घूमती होगी और रोहेल या अब्बा को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ था हया? क्या हुआ था हया पैर पे? नताशा ने दवा लगाते हुए दोबारा पूछा। हया चौंकी। कांच, पत्थर, जमीन पे बहुत कुछ गिरा था और मैं इन्हीं के ऊपर चलती रही। बहुत बद एहतियात है, वैसे ही है। ओके, मैं बैंडेज कर रही हूँ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, ज्यादा गहरे नहीं है। वो अब मसरूफ अंदाज में कहती उसकी पट्टी बांध रही थी। दफतन आसमानों पे अजान की आवाज गूंजने लगी। फुप्पो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने उन्हें नहीं रोका, उसके पास उन्हें रोकने के लिए कोई जवाब न था। लाउंज से बातों का शोर कमरे तक सुनाई दे रहा था। सना और सहरिश अपनी अम्मी के साथ आई थी और हस्बे मामूल उनकी आमद पे इरम और सोनिया भी चली आई थी। वो अभी तक कमरे में ही थी, उनसे नहीं मिली थी। अम्मा दरवाजे पे 2 दफा आकर बाहर आने का कह चुकी थी।
अब तो बुखार भी उतर गया है, बाहर आ जा, वो कब से आई हुई है, अच्छा नहीं लगता। और फिर भी वो कुछ कहे बिना बैठी रही, दिल में नहीं चाह रहा था किसी से मिलने को। फिर काफी देर बाद उठी और अपना बैग खोला ताकि कोई जोड़ा निकाले। अभी पहना लिबास मुलझा सा हुआ था, ग्रे शलवार कमीज और साथ में पता नहीं किस जोड़े का गुलाबी दुपट्टा पहने, बहुत बिखरे बिखरे से होलिये में वो बीमार सी लग रही थी। बैग खोल के ढक्कन उठाया तो सामने कपड़ों पे गिफ्ट पैक में मलफूफ एक पैकेट रखा था। उसने पैकेट उठाया, कुछ मध्यम मध्यम सा याद था कि सफीर ने जाते जाते उसके हवाले किया था, शायद हलीमा आंटी ने दिया था। उसने रैपर फाड़ा, अंदर बहुत खूबसूरत सफेद सिल्क का कपड़ा था, साथ में एक छोटा सा कार्ड भी लगा हुआ था। उसने कार्ड उठाया, हया के लिए बहुत दुआओं के साथ, तुम हमेशा पूछना चाहती थी कि तुम्हारे साथ फ्लाइट में उस्मान ने सामने बैठी तुर्क औरत से क्या कहा था ताकि वो तुमसे ज्यादा फ्रैंक ना हो सके। तो मैं तुम्हें बताए देती हूँ, उसने उसे कहा था कि हमने ऐसी डिश का ऑर्डर दिया है जिसमें इंडियन स्टाइल की तली हुई प्याज भी शामिल है। और बात यह है हया कि तुर्क औरतों को तली हुई प्याज की खुशबू से सख्त एलर्जी है, लेकिन ऑफ कोर्स वो सिर्फ इसलिए ऐसा करना चाह रहे थे कि उन्हें किसी अजनबी से बेतकल्लफी से तुम्हें नुकसान ना हो। हम अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, फ़कत हलीमा और उस्मान। उसके चेहरे पे अफसरदा सी मुस्कुराहट उमड़ आई। कुछ बातें अधूरी भी रह जाती हैं, तब भी उनकी तशनगी नहीं होती। जैसे डीजे को गुड मॉर्निंग डीजे कहने वाला लड़का उसे नहीं मिला था, वो कौन था वो कभी भी नहीं जान पाएगी। और कौन जाने कि उसको खुद भी पता था या नहीं कि डीजे उस दुनिया से चली गई है, कौन जाने। उसने बैग से कपड़े इधर उधर किए, आगे पीछे हर जगह देखा और फिर दूसरा बैग खोला। उसका विंड चाइम कहीं नहीं था, पता नहीं उसे कहाँ बुलाई थी। दिल इतना खराब हुआ इस बात पे कि वो लिबास बदले बगैर बाल के चर में बांधे ही बाहर आ गई। मतलब हद हो गई, एकदम से तुम्हें इतनी सुना दें रजा भाई ने, तुम्हारा क्या कसूर। और वो फाइज वगैरह, उनको भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। सना लाउंज के सोफे पे बैठी जोर शोर से और खफगी से कह रही थी। हया को आते देखा तो बात रोक कर जल्दी से उठी, हया आपा किधर हैं आप? सब कह रहे थे कि आप आते ही साथ बीमार पड़ गई थी। बड़े तपाक से उनके गले लगी। हया जबरदस्ती मुस्कुरा सी गई। सोनिया भी अच्छे से मिली, बाकी सहरिश और इरम तो अपने अपने मूड में थी, मगर उसे कहाँ परवाह थी। नताशा अपने मसरूफ अंदाज में बेनियाज से सोफे पे बैठी मैगजीन के हवाला पलट रही थी। तो फिर क्या तुमने फाइज से शिकायत की? वो सब बैठ गई तो सोनिया भाभी ने सना को तफक्कुर से देखते हुए सिलसिले कलाम वहीं से जोड़ा। लाउंज के वस्त मेज पे शीशे के प्याले में स्ट्रॉबेरीज भरी थी, दरमियान से कटी हुई सुर्ख रसेली स्ट्रॉबेरीज। सहरिश बात सुनते सुनते एक एक फल करके फल खा रही थी। हाँ, आज जाकर फोन करती हूँ, फायजा बाजी को हद है। फिर सना को देखकर सना मौजाहत करने लगी। फायजा बाजी ने पता है क्या किया? क्या? हयान उसके अंदाज में दोहराया, उसे कोई दिलचस्पी न थी। फाइजा अरसल की बहन थी और अरसल वो था जिसके वलीमे की रात ताया अब्बा ने उसकी बेइज्जती की थी। फायजा बाजी ने अरसल भाई के वलीमे की तस्वीरें फेसबुक पे लगा दी। चलो अपनी लगाती खैर थी, मगर हमारी टेबल की भी 3 तस्वीरें एल्बम में लगा दी और प्राइवेसी पब्लिक रख दी। रजा भाई ने देखा और फिर हमें ही सुनाने लगे, अब फायजा बाजी से पूछो कहाँ की एथिक्स हैं ये कि किसी और की तस्वीर लगा दो। और बस खामोशी से सना को देखती रही। उसका ज़हन प्लेलिस्ट की सरहद से आगे नहीं बढ़ा था। आपकी तस्वीर भी थी, सना ने याद करके बताया। उस पे वो जरा सी चौंकी। मगर आपकी तो खैर है, आपने तो लपेट कर दुपट्टा लिया हुआ था ना, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन है। मगर मेरी तो अच्छी खासी क्लास ले ली भाई ने, वो सख्त रंजीदा थी। गालिबन उनके आते हुए ही उसने रजा को उनके साथ टाकरा हुआ था। हया, हाँ हया का दुपट्टा ना हुआ, सलेमानी चोगा हुआ। इरम जरा सी हंसी। हया ने निगाह फेर कर उसे देखा। वो हाथ में पकड़ी शीशे की प्लेट पर रखी स्ट्रॉबेरीज को काटने में फंसा रही थी। फिर कांटा मुंह में ले जाते हुए उसने हया को देखा। हया की निगाहों में कुछ था कि इरम बेख्तियार दूसरी तरफ देखने लगी। एक तो पता नहीं हमारे भाइयों को अपने दोस्तों का इतना खौफ क्यों होता है। ऐसे में हम सारे ज़माने में बगैर दुपट्टे के घूमते रहें तब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर भाई के यूनिवर्सिटी के सामने कार में भी तो गुजरो तो बस हाथ अंदर करो, सर पे दुपट्टा लो, मेरा कोई दोस्त गुजर रहा हो तो देखना नहीं। उफ, सना रजा की नकल करते हुए बोली तो सहरिश हंस दी। इरम फ़कत मुस्कुराई। फिर उसने हया को देखा। वो अभी तक खामोश मगर गहरी निगाहों से इरम को देख रही थी। इरम ज़रा जज्बुज होकर दोबारा सना को देखने लगी। जहान नहीं आया तुम्हारे साथ हया? सहरिश ने बात का रुख फेरा तो हया ने निगाहें उसकी तरफ फेरी। फिर हल्का सा नफी में सर हिलाया। नहीं, उसका लहजा सपाट था। अच्छा, तुम तो कह रही थी वो तुम्हारे साथ आएगा। मासूम सा सवाल था मगर उसे बहुत जोर से चुभा। सोनिया ने बेचैनी से पहलू बदला। उसे यकीनन सहरिश का लहजा अच्छा नहीं लगा था।
کہا تھا مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس نے فقط یہی کہا، کوئی صفائی نہیں دی، کوئی دلیل نہیں، کوئی منہ توڑ جواب نہیں۔ اب تو کسی بات کا دل نہیں چاہتا تھا۔ اچھا، سحرش نے ذرا سے شانے اچکاتے ہوئے آگے ہو کر ایک اور اسٹرابیری اٹھائی۔ حیا نے سرخ پھلوں سے بھرے پیالے کو دیکھا۔ سرخ رسیلا پھل، سرخ جوڑے، بیسن کے کنارے پہ لگا خون کا سرخ قطرہ۔ اس کا دل بھر آیا اور ایک دم اٹھی اور تیزی سے کمرے کی طرف گئی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ نتاشا اسی طرح بے نیازی سی میگزین کے صفحے پلٹ رہی تھی۔